हाउ आर यू? इतनी मरी सी आवाजें बोलते हो। आज खाना नहीं दिया किसी ने? हाँ, आपके आई कुछ जान सी। तो yesterday we had been talking about the way the timeline of the disintegration. ठीक है, कॉजेज करा दिए थे, डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस बताई दी थी। तो वी हैड बीन डिस्कसिंग अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले, शाह रंगीले, 1719 to 1748. So in his time the physical disintegration started. Physical disintegration started. First one to get away was the state of Hyderabad. और 6 सूबाज गॉन, बताया था। 6 सूबाज गॉन अवे फ्रॉम द मुगल एम्पायर। कौन था फाउंडर हैदराबाद का? निजाम। निजामुल मुल्क वॉज द फाउंडर ऑफ ए न्यू स्टेट ऑफ हैदराबाद। उसके साथ ही जो सेकेंड स्टेट था दैट वॉज अवध। और अवध सूबा, अवध स्टेट, ये भी लोग अपने आप को नवाब कहने लगे थे। फिर राजा सादत खान, फिर सफदरजंग, सुजाउद्दौला, दे ग्रैब 3 सूबाज। कौन कौन से? अवध और इलाहाबाद एंड जौनपुर। 3 सूबाज गॉन इन द स्टेट ऑफ अवध। ठीक है। देन बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 3 सूबाज, 6. Then Agra was grabbed by the Agra Suba by the Jats। ठीक है। उसकी पूरी सिटी नहीं बल्कि पूरा एरिया जो था, सूबा का मतलब एरिया भी था, तो वो पूरा का पूरा वो चट कर गए। एंड देन was the Subas grabbed by the Marathas। ये हम डिस्कस कर रहे थे। Marathas grabbed the Subas of Malwa and गुजरात। मालवा कहाँ है? गुजरात एंड अजमेर। गुजरात एंड अजमेर, ये 3 सूबाज जो थे इन्होंने कैप्चर कर लिए थे। कुल मिला के कितने हो गए? 6 + 3 9 12 13 16 सूबाज इस तरह से हो गए। अच्छा। द सूबा ऑफ पंजाब, सूबा ऑफ लाहौर कह सकते हैं, पंजाब कह सकते हैं। इट वॉज पंजाब एंड मुल्तान वॉज सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ए न्यू सिख स्टेट, बताएंगे इसे। सूबा ऑफ लाहौर, मुल्तान। There were 2 subas. They came within the state of रणजीत सिंह। तो ये 2 सूबे इस तरह से गए, यानी सिखों ने कब्जा कर लिया। दे बिकेम द पार्ट ऑफ द इमर्जिंग सिख स्टेट। ये पहले तो एक बहुत सारे सिख स्टेट थे पंजाब, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अभी इस प्रोसेस को बताएंगे अलग अलग, जैसे मराठास ने कैसे किया, फिर सिखों ने कैसे किया, तो
क्योंकि जितने भी सूबे थे, जो भी मतलब राज्य थे नए नए, दे हैड बीन इमर्जिंग आउट ऑफ द मुगल एम्पायर। तो एक प्रोसेस है, बहुत लंबी है, हम 2-3 क्लासेस में इसे कवर करना बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग काम है, आपके लिए भी समझना और मेरे लिए समझाना चैलेंजिंग है। ठीक है, करेंगे इसे अलग अलग। थोड़ा सा मैंने हल्का सा इनके बारे में तो बता दिया था, इनके बारे में तो मैंने बता दिया था, लेकिन इसके बारे में थोड़ा कल बता दिया था। हाँ, तो वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल्स द मराठास, द स्टेट ऑफ पंजाब, कैसे इमर्ज हुआ, इनका राइज कैसे हुआ। तो ये हो गए 2 सूबा, ये हो गए, तो कितने हो गए ये 18। अब क्या बचा, अब तो, हाँ, अब क्या बचा, मुल्तान एंड दिल्ली, काबुल, काबुल, दिल्ली, और अगर 21 माने, अगर 20 माने तो हो गई कहानी खत्म। 21 माने तो सिंध का भी सूबा था, सिंध का सूबा था, तो वो भी इधर उधर चला गया, वहाँ पे अलग अलग चीफ आ गए, अमीर कहते थे उन्हें, वो अलग, उन्होंने भी फायदा उठाया। तो ये हो गया। अच्छा, एंड ये सब किसके टाइम में हो गया था, कुल मिला के मोहम्मद शाह के टाइम में। इसी को हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज द एक्चुअल ब्रेकडाउन ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, फिर इन राज्यों में भी राज्य बन गए, देयर इमर्स्ड, इनके साथ ही देयर इमर्स्ड, लिख लीजिए, देयर इमर्स्ड a few small kingdoms within the kingdoms themselves, small kingdoms within the kingdoms themselves. One such was the kingdom of रोहिलखंड। ये अब कर लीजिएगा। रोहिलखंड was founded by Ali Muhammad Khan Rohela, Pathan. Ali Muhammad Khan, the Afghan Rohela Pathan। इसमें कौन कौन से एरियाज थे, बदायूं, रामपुर, बदायूं नाम सुना है, बरेली, रामपुर, ये इसके एरियाज थे। छोटा सा स्टेट था, अवध के वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट पे लगा हुआ था इधर। इसके ईस्ट में कौन सा स्टेट आता है, अवध आता है। और फिर एक छोटा सा स्टेट था फर्रुखाबाद का स्टेट, फर्रुखाबाद प्रेजेंट है यूपी, जिला भी है फर्रुखाबाद। तो स्टेट ऑफ फर्रुखाबाद, इट वाज कॉल्ड एज पठान स्टेट, बंगास पठान स्टेट, बंगास पठान। मोहम्मद खां laid the foundation of this state of Afghans in फर्रुखाबाद। ये कानपुर और अलीगढ़ के बीच का स्टेट है। ठीक है, मोहम्मद खां बंगास, ये अली मोहम्मद है, ये मोहम्मद खां है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। ये 2 अफगान स्टेट थे which benefited out of the growing weaknesses of the state of Delhi। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, यानी वेस्टर्न यूपी को इस तरह से इन्होंने बांट दिया था। वेस्टर्न यूपी के कुछ हिस्से जाटों ने अपने कब्जे में कर लिए थे, तो दिल्ली के पास कुछ बचा नहीं था। Okay, and this was the situation in which India, means Mughal Empire, was targeted by the foreign invaders। इस सिचुएशन में मुगल एम्पायर पर विदेशी आक्रमण हुआ, एंड दीज वर द 2 इन्वेडर्स। वन वाज नादिर शाह, इसे अच्छी तरह से कर लीजिएगा, नादिर शाह को ज़्यादा डिटेल में हम नहीं कराएंगे।
Nadir Shah invaded in 1738-39, और he destroyed the reputation of the Mughals. He destroyed the reputation of the Mughals. रेपुटेशन, इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। पैसा गया तो बात नहीं है, कहते हैं रहे साख और जाए लाख। अगर आप गरीब हो गए और आपकी साख है, इज्जत है, तो भी आप कमा सकते हो, खा सकते हो, अगर आपका रुतबा है। यहां ये हुआ कि इज्जत गई और पैसा भी गया। कैसे? इससे दो वो हुए, पढ़ लेना इसे अच्छी तरह से। दो काम हुए इससे कि ही एक्सपोज द मुगल वीकनेसेस इन द ओपन। गली में पीटा और दौड़ा दौड़ा के पीटा। किसको? मुगलों को। समझ गए? खुल की। सो फार द मुगल रेपुटेशन हैड बीन किल्ड बाय द इंटरनल एलिमेंट्स। मुगल्स को अब तक किसने डैमेज किया था? मराठास थे, निजाम था, उनके अपने अधिकारी थे, तो इंटरनल मैटर था। और ये सब लोग कहते थे अरे हम तो मुगलों के उनको नुकसान पहुंचा रहे थे, और कहते थे हम तो सब मुगल परिवार का हिस्सा हैं, वी आर द पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। तो घर की बात थी, घर में कुटाई चल रही थी आपस में, बट ये घर की बात नहीं थी। व्हेन नादिर शाह इन्वेडेड, होल वर्ल्ड केम टू नो, होल वर्ल्ड केम टू नो, कंपनीज केम टू नो। जो कंपनी बैठी थी यहाँ पे, डच कंपनी, इंग्लिश कंपनी, फ्रेंच कंपनी, जो यहाँ पे घात लगाए बैठी थी, दे केम टू नो। क्या? सबने समझ लिया कि तो वैसे ही खोखले हैं ये। मुगल्स आर इंटरनली वीक। बाहर से तामझाम लगता है इनका, लेकिन अंदर कुछ नहीं है, खोखले हैं। तो पहला काम इन्होंने ये किया कि दे एक्सपोज्ड द इंटरनल वीकनेस ऑफ द एम्पायर। दूसरा ये किया, सेकंड, दे expose the weakness of the defense system. Defenses of the northwest means Kabul, Khyber region, खैबर नाम सुना है? जो हमारी नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, जो डिफेंस लाइन है। प्रकृति ने हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक दीवार दी है वहां, और जो भी इन्वेडर घुस सकते हैं वो कुछ खास दर्रों से ही घुस सकते हैं। तो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, इसने तोड़ दिया। ठीक है? और इसने और क्या किया कि ही टुक अवे द सूबा ऑफ काबुल। काबुल का सूबा इसने छीन लिया। ही कैप्चर्ड द सूबा ऑफ काबुल। काबुल का सूबा ले गया। वैसे तो मुल्तान का भी ले गया था, बट मुल्तान लेटर ऑन केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द सिख्स। उसको रिटेन नहीं कर पाया ये। तो ही गॉट द सूबा ऑफ काबुल। ठीक है? तो अब इज्जत भी गई और पैसा भी गया। ही प्लंडर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ इन दिल्ली। दिल्ली में बहुत भयंकर लूटपाट हुई और यहाँ से करोड़ों की दौलत लूट कर ले गए, इंक्लूडिंग द डायमंड। कोहिनूर डायमंड भी ले गया भाई, इज्जत ले गया। कोहिनूर, तख्त ताउस ले गया, जिस गद्दी पे बैठते थे शाहजहां, वो ले गया। गद्दी ले गया,
तो अब बताइए, तो फिर से तख्ता बनवाया, हुई ना मिट्टी पलीद, बनवाओ भाई जल्दी, बढ़ई को बुलाओ, कारीगरों को बुलाओ, फिर से एक गद्दी बनवाओ कि साहब इसमें अब कोहिनूर तो जड़ा नहीं जाएगा, अब इतना पैसा तो है नहीं, माल तो ले गए लूट के। ठीक है, तो दिस वॉज ए मॉर्टल ब्लो, ही डेल्ट ए मॉर्टल, मॉर्टल कहते हैं घातक, मॉर्टल ब्लो टू द, एक ही घूंसे में काम तमाम, नीचे धराशायी कर दिया। मुगल जमीन सुगा दी मुगलों को। बड़ा ड्रामा हुआ करनाल में, ठीक है, करनाल में ड्रामा हुआ, एक छोटा सा झगड़ा था। मैं थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। नादिर कुली वॉज, नादिर शाह पहले नादिर कुली था, ही वॉज ए मैन ऑफ डस्ट, अप स्टार्ट, कोई जानता नहीं था उसे, तो ही ज्वाइन द ईरानियन आर्मी, और फिर बाय टिंट ऑफ हिज क्वालिटीज मैरिट, अपनी योग्यता के बल पर धीरे 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 आर्मी में वो अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया। देन ही बिकेम द सुप्रीम जनरल, he became popular, and then he became the Shah. Nadir Kuli became Nadir Shah. Shah means emperor of Iran, and then he captured Afghanistan. He captured Kabul, Kandahar. काबुल अभी कैप्चर नहीं किया था, ही कैप्चर्ड द एंटायर अफगानिस्तान एक्सेप्ट काबुल। काबुल पर मुगल गवर्नर का भी कंट्रोल था, नाम मात्र का, और मुगल गवर्नर अभी भी मूछों में ताप देकर रहते थे, हम तो मुगल हैं। पिनक ऐसी थी। अभी भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में झड़पें होती रहती, ये ऐसा ही एरिया है, तो वहां कुछ झड़पें होती रहती थी। नादिर शाह को पता नहीं था कि इंडिया में मुगल एम्पायर की क्या पोजीशन है। झड़पें हुई तो ही लॉस्ट द कंप्लेंट, फाइल्ड द कंप्लेंट ऑफ द काबुल अथॉरिटीज इन दिल्ली। दिल्ली में उसने अपने राजदूत भेजे कि साहब ये जो बदतमीजी हो रही है अब बॉर्डर पे, इन्हें शांत करो। तो दीज एनवॉयज ऑफ नादिर शाह वर नॉट ओनली not respected, honored in the court, they were humiliated। और फिर कुछ दिन रहे ये लोग, और रह के इन्होंने सब हालचाल यहाँ का, जब वहाँ जाके बताया कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिना बात ही डर रहे हैं, तो ही लॉन्च्ड एन इन्वेजन ऑन काबुल पहले। देयर आफ्टर ही कैप्चर्ड लाहौर, बिना किसी झंझट के लाहौर भी आ गया हाथ में। And then he moved, Lahore is in West Punjab, then he moved to the eastern areas, हरियाणा। छोटी मोटी झड़पें हुई, कहीं से कोई उसे विरोध नहीं मिला। जैसे ही खबर मिली कि नादिर शाह ने इंडस पार कर ली है, तो खबर भेजी गई निजाम को, खबर भेजी गई अवध के नवाब को, सब अधिकारियों को खबर भेजी गई, और इधर राजपूत राजाओं को खबर, जो अधीनस्थ थे सबको खबर भेजी गई, भाई आ जाओ, खतरा आ गया है। अपनी सैनिक टुकड़ियों को लेकर सब पहुंचे। सादत खान अवध का नवाब था, वो भी आ गया। इन लोगों में आपस में कोई तालमेल नहीं था, कौन तो इनका सुप्रीम कमांडर होगा। मोहम्मद शाह भी पहुंच गए दिल्ली से। रणनीति कैसे होगी, क्या करें, लड़ाई लड़ें, पीछे हटें, यहाँ सही टाइम है स्ट्राइक करने का, नहीं है, कोई एकता थी नहीं। ऐसे चक्कर में जो ये सादत खां था, अवध का नवाब, फाउंडर ऑफ द अवध स्टेट, वो थोड़ा लेट हो गया था, और उसके लेट होने का वेट, मतलब उसके लेट होने से ये लोग वेट कर रहे थे उसको आएगा, क्योंकि सादत खान इन सभी में दो ही थे जिनके पास कुछ था। एक तो सादत खान हैड ए वेरी गुड आर्मी, वेल इक्विप्ड आर्मी विद रिसोर्सेज एट हिज डिस्पोजल, एंड दूसरा था निजाम। निजाम भी बहुत अच्छी, उसके पास तोपखाना था, दो ही थे। तो जैसे ही वो पहुंचा सादत खान, उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम काया डरपोक, और तुम मेरा वेट कर रहे हो, तुम्हें लड़ाई लड़नी चाहिए थी अब तक। बोले तो अब लड़ लेंगे।
तो और लोगों को बुरा लगा जिस तरह का उसका एटीट्यूड था। लड़ाई हुई तो निजाम तो हाथ बांध के बैठा खड़ा रहा, उसको ट्रूप्स ने भाग ही नहीं लिया, कोई इधर चला गया कोई इधर चला, और विद नो रिस्क नादिर शाह गॉट बेटर ऑफ देम, सब पराजित हो गए, और ही गॉट ए विक्ट्री फॉर ए सॉन्ग। कोई बिना किसी खतरे के, बिना किसी रिस्क के उसे विजय मिल गई, कोई लड़ाई हुई नहीं वास्तव में, और जल्दी सब तितर बितर हो गए। मैनी मुगल ऑफिसर्स वर टेकन एज प्रिजनर्स बाई नादिर शाह, सबको कैद कर लिया, निजाम, अवध का नवाब, मुगल एम्परर भी कैद में ले लिए। सब जैसे चोर होते हैं, पुलिस सबसे अलग अलग पूछती है, एक ही गैंग के होते हैं, ये गैंग का एक मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, सबसे अलग अलग पूछते हैं जिससे कि सच्चाई निकल के आए। और झूठ बोलते हैं, देखो उसने बता दिया है, सारे भेद खोल दिया, अब तुम बच नहीं सकते, सही सही बता दो, एक ऐसा पूछते हैं। तो वो सबसे नेगोशिएशन कर रहा था। करनाल में ही बीमारी कट जाती, लेकिन दीज पीपल, जो अवध के नवाब हैं, जो बेशक है वो, ही वॉज फाउंडर, ही वॉज कॉम्पिटेंट, ही वॉज एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, उसके पास बहुत अच्छी सेना थी, लेकिन दे वर द टॉप फ्रॉडस्टर्स, कॉन्स्पिरेटर्स, देशद्रोही थे, गद्दार थे। और ये जो नादिर शाह था, वो अमाउंट मुझे पता नहीं है, नादिर साहब सबसे अलग अलग नेगोशिएट कर रहा था कि भाई यहीं से चले जाएंगे वापस, अब दिल्ली में क्या जाएंगे, सब लोग तो यहीं हैं, डिसीजन लेने वाला भी यहीं है, तो यहीं से चले जाएंगे। उसे पैसे की बड़ी ज़रूरत थी, ईरान की लड़ाइयों में उसका खजाना खाली हो गया था, तो उसने सोचा जितना मिल रहा लेके चलो, और कोई खतरा कहीं और स्थितियां वो ना हो जाए, इन्होंने खबर भेजी है तो और कोई लोग मिल सकते हैं इनके साथ आके, हो सकता है हमारे हाथ से ये भी निकल जाए, तो जो मिल रहा ले लो। तो कई करोड़ में मामला सेटल हो रहा था वहीं पे, एंड ही वॉज गोइंग बैक, इट वॉज ऑलमोस्ट डन, नेगोशिएशन वॉज ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड। तो अलग अलग पूछते थे, तो उसको नादिर शाह ने, एक इंटरेक्शन हुआ अवध के नवाब से, क्या नाम था उसका, सादत खान, उसके साथ इंटरेक्शन हुआ, बोले साहब कितने मामला तय हुआ, बोले भी इतने में हुआ है, वो अमाउंट मुझे पता नहीं है, कई करोड़ थी, फिर भी कितने, इतने में हुआ है भाई, बस, है? क्या सर आप भी, अरे अब दिल्ली कूच करो, दिल्ली कूच करोगे तो आपको दिल्ली में माल मिलेगा बहुत बड़ा। नादिर शाह तो पैसे चाहिए तुझे, उसने सारी नेगोशिएशन सस्पेंड कर दी, बोले अब नहीं होगी कोई बात। इसने क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये बंदा बादशाह को नीचा दिखाना चाहता था, और ह्यूमिलिएशन हो मोहम्मद शाह का, अपने ही बादशाह को और भी नीचा दिखाना चाहता था, इसकी और बेइज्जती हो। इसे क्या मिलेगा, बोले भाई तुम कहते हो तो हम चल रहे हैं दिल्ली में, बोले बिल्कुल सर, बिना देरी के दिल्ली पे कूच कर दो। सबको, कैदियों को लेके दिल्ली पे हमला बोल दिया, लूटपाट शुरू हो गई, प्रेशर वॉज पुट, अमीर लोगों को लूट लिया गया, दिल्ली में विद्रोह हो गया, बहुत सारे नादिर शाह के लोगों को मार दिया, तो फिर वहां पे कत्लेआम मचा। और मोहम्मद शाह का मुकुट जमीन में लेट रहा था। मोहम्मद शाह जब 8-9-10 हजार लोग मारे गए, गिनती तो नहीं हो सकती, तो मोहम्मद शाह ने इसके हाथ जोड़े कि अब तो माफ़ कर दो। दीवाने आम, दीवाने खास, जो शाहजहां के टाइम से हीरे मोती जड़े हुए थे महलों में, लाल किले में, वो सब नोच लिए गए और करोड़ों की दौलत लेके गया, फिर भी नादिर शाह का पेट नहीं भरा।
उसने कहा भाई तुमने कहा था इतने करोड़ 20 करोड़ मिलेगा कैश, इतना तो नहीं मिला, 20 करोड़ कैश तो नहीं मिला। तुमने तो कहा था 20 करोड़ मिलेगा, यहाँ तो 6 करोड़ मिला है। बेटा तुम तो, हमने सुना है अवध का राज्य तो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला राज्य है, बेटा अब जो बाकी 14 करोड़ है तुम दोगे। प्रेशर में इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसने वहीं पे आत्महत्या कर ली, जहर खा के आत्महत्या कर ली। सही किया ना? इसका अंत बिल्कुल सही हुआ। ऐसे व्यक्ति का ऐसा ही अंत होना चाहिए। गला पकड़ के यहाँ पैसे ला, और मेरे पास नहीं, इतने पैसे नहीं है, कुछ करोड़ हैं तो दे, और पैसे की व्यवस्था का हम तब तक यहां से डटेंगे नहीं। यही खत्म हो गया, फिर जीवन लीला समाप्त हो गई। ये हालत थी मुगलों की। अब समझ सकते हो, कारण समझ में आ रहे हैं ना? मुगलों के पतन के कारण तो ऐसे ही समझ में आएंगे ना, घटनाओं से तो समझ में आएंगे। नादिर शाह ने फिर उसको उठाया, यंग एम्परर को, जो 18-19 साल के गद्दी पर बैठे थे। अब कितने साल के होंगे? 38, 39, 40 साल के ही होंगे। मोहम्मद शाह उनको आराम से बिठाया, कंधे पकड़ के, ताज उनके सिर पे रखा, ताज पोशी कर दी। बोले बेटा गद्दी पे बैठो, दूसरी बनवा ली स्टूल, एक स्टूल पर बैठो, गद्दी तो हम ले जा रहे हैं। तो मुगलों की इतनी ज्यादा घनी बेइज्जती हो गई। और ये सब कौन देख रहा था? यूरोपियन कंपनीज वर द कीन ऑब्जर्वर्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये तो घात लगाए बैठे थे। मुगल्स रेपुटेशन वॉज टोटली फिनिश्ड। और बेटा फिर उसको ज्ञान दिया, आक्रमणकारी ने मोहम्मद शाह रंगीले को ज्ञान दिया, जैसे रावण ने रामचंद्र जी को ज्ञान दिया था। इनको ज्ञान दिया, नीति का, शासन का सूत्र बताए। बेटा देखो ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे कर, और तुम अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना मुझे। बोले भाई जी हाँ कर देंगे, आप पहले तो आप यहां से रुखसत हो जाओ, बस आप ही प्रॉब्लम हो। भाई प्रॉब्लम तो आप ही हो, सारी करा धरा तो आपका ही है। तो आप चले जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। ये स्थिति थी, ठीक है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो ये बंदा था मोहम्मद शाह, कहाँ गया, पहले उस पर आ गया। मोहम्मद शाह ने निजाम की बात नहीं मानी। 1722 में निजाम ने अपनी मर्जी से कहा था, भाई मेरी डिमांड पे लिया था वजीर का पद, कि हम इन चीज़ों को कोशिश करके ठीक करेंगे, मुगल आर्मी को मजबूत करेंगे। राज्यों, चाहे उस समय के राज्य हो चाहे आज के राज्य हो, देश हो, उनके लिए सेना की ताकत सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी कोई राज्य बिना सैनिक ताकत के टिक नहीं सकता या सरवाइव नहीं कर सकता। इतने चैलेंजेस हैं उस समय भी और आज भी। अब देख लो, अब उसी से तूती बोलती है। अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, जो भी है उनकी सैनिक शक्ति के आधार पर ही आकलन किया जाता है कौन है भाई महाशक्ति। ठीक है, ये सच्चाई है भाई। डिप्लोमेसी में ये तो कहा ही जाता है कि प्यार मोहब्बत से रहो, है, टेरिटोरियल रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी, ये तो कहने वाली बात है। शांतिपूर्ण, सद्भावपूर्ण अपनी समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे? बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, पंचशील का पालन करेंगे, पंचशील के सिद्धांत, ये डिप्लोमेसी होती है। और ये बात वही होती है, ये सही बात है। और कल्चरल आदान प्रदान होता है, इधर के लोग उधर जाते हैं, उधर के लोग उधर जाते हैं, स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, मिशन एक्सचेंज किए जाते हैं। ये सब कहने की लिए होती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिसके पास ज़्यादा पावर है पैसे की और हथियारों की, वही सबसे ज़्यादा उसका मान सम्मान होता है। जो मान अमेरिका को मिलता है सम्मान, वही मान नेपाल को नहीं मिल सकता।
समझ गए नहीं? तो ये एक हार्ड रियलिटी है। तो ये बात इन्होंने, मोहम्मद शाह ने समझी नहीं और उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पहले से ही पड़ रहा था। मजाल अगर मुगल साम्राज्य मजबूत होता, केंद्र सरकार मजबूत होती, तो ये सारे अलग कैसे हो जाते? भाई केंद्र कमजोर होता है तभी राज्यों को कान हिलाने की वो मिलती है, साहस मिलता है। केंद्र अगर मजबूत हो तो फिर जो राज्य हैं चुपचाप अपना कान दबा के रहते हैं। केंद्र अगर ढीला ढाला है, वहां मिलीजुली सरकार है वाजपेयी जी की, तो कोई भी आके कान पकड़ सकता है, कान खींच सकता है। तो ढीली ढाली सरकार होती है, डिसीजन मेकिंग पे भी असर पड़ता है। एक डिसीजन लिया फिर वापस कर लिया, दूसरा लिया फिर वापस कर लिया, तो ऐसी ढील ढाल वाली सरकार होती है। तो यहाँ पे केंद्र कमजोर था और ना ही उसे इम्प्रूव करने की कोई इच्छा थी। नादिर शाह के बाद फिर सेकंड इन्वेडर था, कौन था? अहमद शाह अब्दाली। देखिए सिविल में एक तरह के क्वेश्चन आते हैं आजकल, एक तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन रहे हैं और छोटे मोटे एग्जाम्स में, एसएससी वगैरह में ये अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कैसे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ नादिर शाह इन्वेजन। तो आप 4 इफेक्ट तो ये हो गए, एक इनमें से कोई सा गलत रख देंगे। गलत को छांटना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। ये पहले पूछे जाते थे सिविल में भी, अब ऐसे क्वेश्चन एसएससी और वैसे छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अच्छा, दूसरे तरह के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द इफेक्ट्स ऑफ नादिर शाह इन्वेजन। नंबर 1 उसमें 3 पॉइंट दिए होंगे, नंबर 2, नंबर 3, 3 इफेक्ट दिए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर और इज द इफेक्ट, और फिर नीचे उसके ऑप्शन देंगे। कैसे? ऑप्शन ए 1 and 2, दूसरे बी में देंगे 2 and 3, सी में देंगे 1 and 3, डी में देंगे 1, 2, 3, इस तरह से ऑप्शन होंगे। तो ये थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, पहले के मुकाबले थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज कहते हैं ना आसान है। पेपर कैसा आया? इजी आया। पेपर डिफिकल्ट आया। पेपर कोई इजी नहीं होता ना डिफिकल्ट होता है। इजी और डिफिकल्ट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन है। इजी आएगा तो मेरिट ऊंची जाएगी, डिफिकल्ट आएगा तो मेरिट नीची जाएगी। जिनकी तैयारी अच्छी है वो डिफिकल्ट में भी ऊपर आएंगे और इजी में भी ऊपर आएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेदर यू नो और नॉट नो, आप जानते हैं उसका आंसर या आप नहीं जानते, आपने पढ़ाई कैसे की है। दूसरे तरह का ये हो गया, इसका आंसर आपने हल्का सा भी पढ़ा है तो तीनों पॉइंट आप जानते हैं, तो 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो थोड़ी सी बेहतर पढ़ाई की है वो इसका आंसर आराम से दे देंगे। तीसरे तरह के क्वेश्चन जो हैं आजकल जो पूछे जा रहे हैं वो ये हैं, और ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये लग रहा है कि यार नादिर शाह के इन्वेजन में ऐसा क्या है, ये तो बहुत सिंपल सा एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अब वो ये पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ नादिर शाह इन्वेजन। अब इसमें छांटो मोर इंपॉर्टेंट कौन है, लेस इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ऐसे पूछेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत।
उसमें 4-5 हैं। अब से पूछो मेंस में अगर लिखवाए तो आप फटाफट लिख दोगे भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन ये पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर काफी मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा, उसमें फिर वो मैच करना चाहिए यूपीएससी का जो मॉडल आंसर, उससे मैच भी करना चाहिए। एग्जामिनर का परसेप्शन अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो वो मैच करेगी आपकी हारमोनी। अगर आपने अच्छी बुक्स पढ़ी है, लेटेस्ट बुक, तो आप समझ जाओगे हाँ यही मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इस तरह की पढ़ाई वो होती है जो गहराई में उन कारणों को जाने, गहराई में। तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें जो सेंट्रल वो है वो ये पॉइंट है, ये वाला है, बताइए ये वाला है या ये वाला, कौन सा तीनों में से कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा लग रहा है आपको? हैं? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? वो सही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सारे ही। समझ गए नहीं? आप ये देखो कि किसके ज्यादा भयंकर परिणाम हुए। वो चलो एक इन्वेडर बाहर से आने लगा, नॉर्थ वेस्ट सिस्टम जो है उसका डिफेंस खराब हो गया, तो उसके इन्वेजन बार बार होने लगे, वो ठीक है, वो भी एक बड़ा इफेक्ट था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, इंटरनल वीकनेसेस को एक्सपोज कर दिया। ठीक है ना? तो डिटेल में पढ़ने का, एनालिटिकल वे में पढ़ने का ये फायदा अब होता है। और ये एक बहुत ट्रेंड सेटिंग चीज है, क्रूशल, क्योंकि इसमें तो आपको अपना लॉजिक लगाना है। और लॉजिक वो नहीं कि जो बिल्कुल हवा में हो, तुक्का वाला लॉजिक नहीं है। आपके पास कुछ नॉलेज है पहले से, आपका बैकग्राउंड है, आप जानते हो। अगर किसी चीज के बारे में आप जानते हो तभी आप रीजनिंग भी लगा सकते हो। आपको कुछ एबीसी पता ही नहीं है तो रीजनिंग कैसे लगाओगे? कुछ भी पता नहीं है आपको। ठीक है ना? तो रीजनिंग का भी जो इश्यू आता है बाद में आता है, जब आपके पास नॉलेज हो, उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक? तो इस तरह से आपकी रीजनिंग को टेस्ट करते हैं। अहमद शाह अब्दाली कौन था? ही वॉज ए जनरल ऑफ नादिर शाह। He captured Afghanistan after the death of Nadir Shah, and he thought himself as the rightful master of not only Afghanistan but of Punjab. वो मानता था कि क्योंकि मैंने नादिर शाह की विरासत को मैंने लिया है, तो आई एम एंटाइटल्ड टू दैट, आई एम एंटाइटल्ड। यानी नादिर शाह ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था, तो फिर मैं उनका उत्तराधिकारी हूं, इसलिए मेरा ये अधिकार है। ठीक है? तो उसके इन्वेजन्स 1748 से लेकर 1767 तक चले। एंड दीज इन्वेजन्स वर 7 और 8 टाइम्स, 7 या 8 बार उसने पंजाब पर रुक रुक कर आक्रमण किए। व्हाट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव? वही प्लंडर। प्लंडर वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। यहां आता था, यहां से साज सामान, रुपया पैसा, सोना चांदी, अनाज, सामान भर के ले जाते थे, गाड़ियों में, खच्चरों पे, ऊंटों पे लाद के ले जाते थे। तो बार बार आता था और लूट के ले जाता। इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि दिल्ली पर कब्जा करूं लगातार, परमानेंटली। तो लूटपाट का ही इरादा था। ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्लंडर एंड टू टेक बेनिफिट ऑफ द वीकनेस। ठीक है? तो ये तो इसने मुगल साम्राज्य की कमजोरियों का खूब फायदा उठाया। अच्छा, अब तो पूरा हो गया डिसइंटीग्रेशन, मुगल डिसइंटीग्रेशन वॉज कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट एम्परर वॉज
अहमद शाह, 1748 to 54। तो इन हिज टाइम वो नादिर शाह के जो इन्वेजन थे चलते रहे। एंड इन हिज टाइम द वजीर वॉज सफदर जंग। जो अवध का नवाब भी था, वो नवाब के साथ साथ वजीर का पद भी उसे दिया गया था। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एम्परर था वो था आलमगीर सेकंड। 1754 to 59। आलमगीर सेकंड वॉज किल्ड इन हिज ओन ऑफिस। अपने ऑफिस में ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। इस समय उनके वजीर जो थे वो, उनके हाथ में सारी ताकत होती थी, मुगलों की कोई औकात नहीं थी, मुगलों के पास कुछ भी नहीं था। एक घटना थी जो अहमद शाह के काल में हुई थी कि लाल किले में बहुत सारे लोग थे, नौकर चाकर होते थे, बेगम होती थी, शहजादियाँ होती थीं, शहजादे होते थे, हजारों लोग रहते थे लाल किले में किसी भी एक समय में, सैनिक होते थे। तो स्थिति इतनी खराब थी कि 3 दिन तक कोई रसोई में कोई खाना नहीं बना था, सब भूखे थे। किले के गेट नहीं खोले जाते थे आसानी से, गेट खोले जाते थे आदेश पर ही। लेकिन बेगम और शहजादियाँ भूख से इतनी व्याकुल हो गई थीं कि उन्होंने हंगामा किया, गेट अपने आप ही खोल के और लाल किले से निकल के चांदनी चौक की तरफ सरपट दौड़ी चली गई। सब पीछे रह गया, बुर्का कहाँ है, हिजाब कहाँ है, सब पीछे रह गया क्योंकि भूख से व्याकुल हो गई। और लाल किले से वहाँ पे चांदनी चौक इलाके में बहुत सारी दुकानें, आप अब भी जाओगे तो वहाँ पे बाजार लगते थे। और वहाँ पे जब ये लोग जब पहुँची ये लेडीज़, तो लोग तो हक्के बक्के रह गए देख के। वहाँ तो होटल वोटल थे, पहले ढाबे वबे तो पहले से ही थे, दुकानें थी, बड़े बड़े व्यापारी वहाँ रहते थे। चांदनी चौक में दुनिया भर का व्यापारी रहता था। बोला, अरे आप कि भाई हमें खाना दो पहले पहले हमें खाना दो, बाद में बताएंगे। स्थिति ये आ गई थी। तो इनको बिठाया, इज्जत से खाना वाना खिलाया। उसके बाद फिर दिल्ली के व्यापारियों ने ये डिसाइड किया कि भाई आलू का व्यापारी आलू सप्लाई करेगा, गेहूं का व्यापारी गेहूं देगा महीने के महीने, इस तरह से घी का व्यापारी घी सप्लाई करेगा। यह हमारी इज्जत की बात है। स्थिति इतनी खराब थी, आप समझ सकते हो, समझ गए। तो इनके पास कुछ नहीं था, आलमगीर को मार दिया गया। और फिर नेक्स्ट फॉर मैनी ईयर्स दिल्ली केम अंडर द कंट्रोल ऑफ नजीबुद्दौला। लिखिए, दिल्ली केम अंडर द कंट्रोल ऑफ नजीबुद्दौला एंड इमादुल मुल्क। इन दोनों ने इसे मार दिया था। नजीबुद्दौला वॉज द मीर बख्शी कौन होता था? आर्मी मिनिस्टर। एंड इमादुल मुल्क वॉज द वजीर। तो दे एस्टेब्लिश देयर डिक्टेटरशिप इन दिल्ली। हाउ मेनी ईयर्स? फ्रॉम 1759 to 72, यानी 13 वर्ष तक दे बिहेव्ड एज द डिक्टेटर्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली में कोई मुगल बादशाह था ही नहीं गद्दी पर। बहुत सारे मुगल राजकुमार मार दिए, मौत के घाट उतार दिए गए, और जो बच गए वो जान बचा के भाग गए दिल्ली से। और उनमें तो इस समय दिल्ली में कोई नहीं था मुगल बादशाह। एक राजकुमार जो भागा हुआ था उसका नाम था अली गौहर। वो बचकर भाग गया था।
और उसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। जब उसने बादशाह घोषित कर दिया तो नजीब-उद-दौला ने उसके पीछे अपने आदमी लगा दिए कि जहां मिल जाए वहीं मार दो। तो जान बचाता हुआ कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं शरण मांग रहा था मुगल बादशाह। और फिर आखिरकार अली गौहर यानी शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, अब कहने को तो ये 1759 से ही है बादशाह और रहा ये 1806 तक। इसके पास राजधानी नहीं थी। ही वॉज ए मुगल एम्परर विदाउट कैपिटल, विदाउट द थ्रोन। और जब इधर उधर भाग भाग कर थक गया तो फिर ये अवध पहुंचा। अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, उन्होंने कहा साहब आप हमारे यहाँ जाइए एंड और इलाहाबाद में रहिए आराम से। इलाहाबाद और कड़ा 2 डिस्ट्रिक्ट आपके लिए हम अलॉट कर रहे हैं। मतलब एक अधिकारी थियोरेटिकली मुगल बादशाह के लिए उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए 2 जिले उन्होंने दे दिए और आपको यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बोले अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है और हमारे गार्ड आपकी रक्षा करेंगे। मजाल है जो आपको कोई टच कर दे। तो इलाहाबाद में रहने लगे बेचारे, ठीक है, इलाहाबाद में रहने लगे। और लेकिन कोई भी आदमी बिना मतलब के कुछ देता नहीं था। पॉलिटिक्स में इस हाथ ले वो उस हाथ दे, तो सबका यही होता था। अब साहब आप इलाहाबाद में, अब कोई दिक्कत तो नहीं साहब, पानी वानी ठीक आ रहा है, रोटी पानी की कोई कमी नहीं है, राग रंग चल रहे हैं, वही डांस वही सब काम शुरू हो गए हैं, क्योंकि पैसा खूब आ रहा। 2 जिलों की आय पूरी इनके लिए कर दी थी। बोले सर हम एक अर्ज करते हैं आपसे, क्या कि हमें ये हमारा जो है एक डॉक्यूमेंट है, इस पे सिग्नेचर कर दीजिए, हमें डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए ये वाली। बोले अच्छा चलो ले लो, हम पे कुछ भी नहीं है। बोले भाई हमारे पास मोहर नहीं है, मुगल एम्परर की मोहर तो दिल्ली में रहेगी। बोले मोहर तो अब बन जाएगी 2 घंटे में, कारीगर से बोलो मोहर बना हुआ है मुगल बादशाह, बना दी, मोहर लगाई, सिग्नेचर कर दिए कि साहब अब ये दे दीजिए, अब ये दे। बोले कुछ भी नहीं है, ले जाओ भाई साहब, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हम अगर एक आदमी मांग रहा है, भाई है ही क्या हमारे पास, इसका दिया हुआ सब कुछ है, फिर भी मांग रहा है। तो ये एक झूठा एहसास डेवलप हो गया कि हाँ अभी भी हम बादशाह हैं, कुछ हैं तभी तो मांग रहा है, हम इसके रहमो करम पर हैं और ये हमसे मांग रहा है, इसका मतलब है कि हमारे मुगल बादशाह के नाम में कुछ बात है। ठीक है, तो जब यहां अच्छे दिन कट रहे थे, एक होता है दुर्भाग्य, मिसफॉर्च्यून, तो बादशाह आगे आगे और दुर्भाग्य उनका पीछे पीछे। वो ऐसा हुआ कि अवध इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। अवध का राज्य बंगाल की पॉलिटिक्स में जुड़ गया। अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर ही लिया था, वहां का जो नवाब था मीर कासिम, उसको वहां से भगा दिया 1763 में। इसे फिर डिटेल में हम बताएंगे, अभी तो शॉर्ट में बता रहे। 1763 में बंगाल का नवाब भागकर कहाँ आ गया, अवध आ गया। सब हमारी रक्षा करो और हमारा बंगाल बिहार उड़ीसा हमें वापस दिलवाओ। बोले ठीक है दिलवा देंगे। तो अवध एग्री टू सपोर्ट मीर कासिम। तो बिना लेन देन के तो कुछ बात बनती नहीं थी, सब समझौता हुआ। बोले ऐसा है हम फिरंगियों को बाहर निकाल देंगे, अवध के पास आर्मी बहुत अच्छी थी, लेकिन हमें बदले में बिहार का सूबा मिलेगा और हमारी सेना का खर्चा। उसने कहा हाँ दे दिया, दिया था उसके पास भी कुछ नहीं।
कह दिया कि हाँ देंगे, आर्मी मोबिलाइज्ड। बोले 2 पैसे? भाई बिहार का सूबा तो बाद में मिलेगा, पहले पैसे तो दो, खर्चा तो दो। बोले कुछ दे दिया है और दे देंगे। नहीं पैसे पैसे दो, हम भागे जा रहे हैं कहीं। कैद में डाल दिया। मीर कासिम वॉज पुट इन टू द प्रिजन। और बादशाह जो थे बोले भाई ये लड़ाई हिंदुस्तान के लिए हो रही है, फिरंगियों को बाहर, हम कैसे पीछे रह जाएंगे। तो ही ऑल्सो ज्वाइंट दिस वॉर। उनके पास क्या था? मूछे मूछे थी। ही ऑल्सो ज्वाइंट। और ये जो बैकग्राउंड बनी, ये बैटल ऑफ बक्सर की बैकग्राउंड बनी। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। अंग्रेजों ने, द ब्रिटिश डिफीटेड दिस आर्मी, कंबाइंड आर्मी। कहने के लिए कंबाइंड आर्मी थी, मीर कासिम था ही नहीं। मीर कासिम तो भाग गया था पहले ही। तो ये इसी कहते हैं चौबे जी छब्बे जी बने गए और रह गए दूबे जी। कैसे? कि अवध के नवाब ने सोचा था कि सूबा मिलेगा बिहार का, और मूंछों पे ताप दे रहे थे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मीर कासिम के पास कुछ था नहीं। जब वो कैद में डाल दिया तो वहां से वो किसी तरह से बच के निकल के भाग गया। उसका पता नहीं चला, आज तक पता नहीं चला कहां गया। अब कोई सुजाउद्दौला से पूछे, 2 हैं ये, सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला से आज तक का पत्रकार जाके पूछे कि साहब कुछ सवाल हैं हमारे। बोले हाँ हाँ बोलो, कि ये लड़ाई आप क्यों लड़ रहे हो अंग्रेजों के खिलाफ? उन्होंने क्या बिगाड़ा है? बोले उन्होंने हमारे मित्र के साथ बुरा व्यवहार किया है। दे हैव ह्यूमिलिएटेड आवर फ्रेंड। बोले कहाँ हैं आपके मित्र? आई लाइक टू हैव ए फ्यू वर्ड्स विद योर फ्रेंड मीर कासिम साहब। मीर कासिम साहब को बुलाओ। तो लोगों ने कान में कहा वो तो नहीं है यहाँ। देखो कहीं टॉयलेट में छुपे बैठे हो कहीं, कि वो वहां भी नहीं है। अच्छा, बोले बताइए सर, जवाब दीजिए, आप ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? अंग्रेजों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बोले लड़ रहे हैं ऐसे ऐसे ही लड़ रहे हैं। और मीर कासिम साहब कहाँ हैं? कि आ जाएंगे, हम हैं ना, मैं हूं ना जवाब देने के लिए। बोले तो जवाब क्या है? कि बस लड़ाई लड़ेंगे, जवाब क्या है? तो मतलब किसी, अभी पूछो आप लड़ क्यों रहे हो? कैसे मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। आप गवाही देने पहुंच गए और जिसकी गवाही देनी है वो पहुंचा ही नहीं। समझ गए? लड़ाई किसके लिए लड़ रहे थे? तो विदाउट एनी लॉजिक दिस मैन पुट हिमसेल्फ इनटू डिफिकल्टी। और इनके साथ ये भी लग गए। जब कैद में गए तो ये भी आ गए लपेटे में, हैं? दोनों को अंग्रेज पकड़ के इलाहाबाद लाए। वो इलाहाबाद में फैसला होगा। पहले तो बादशाह सलामत, आप बताए आपका क्या किया जाए। वाई डिड यू पार्टिसिपेट? बोला भाई वो सब छोड़ो। एंड देन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज साइंड। बोले ठीक है सर, हमने आपको माफ किया। अंग्रेज तो सैल्यूट करते थे। एंड इन 1765 द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज साइंड। बोले सर आप जैसे एंजॉय कर रहे थे लाइफ को वैसे ही करते रहो। वी ऑल्सो अलॉट फॉर यू द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इलाहाबाद एंड कड़ा। बोले ये तो इसके, इससे हमने ले लिए, अवध से हमने ले लिए, अब हमारे आप पेंशनर हो, एंड विल पे यू 26 लाख रुपीज इन एडिशनल पेंशन एनम। तो बादशाह ने सोचा ये तो बड़ा बढ़िया हुआ, 26 लाख और एक्स्ट्रा मिल गए। और सर यहीं रहिए, ब्रिटिश स्टेशन एन आर्मी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द एम्परर। बोले अब हमारे आप मेहमान बन के रहिए।
राजनीति में मेहमान बन के रहने में अलग अब आप हमारे अंग्रेजों के मेहमान हैं, फिरंगियों के मेहमान हैं, तो मामला अभी भी ठीक ही था, पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, बट वही बात है, मिसफॉर्च्यून वॉज रनिंग आफ्टर हिम, और मिसफॉर्च्यून केम इन द फॉर्म ऑफ ए मराठा लीडर महाजी सिंधिया। महाजी सिंधिया ऐसे ही इधर उधर अपनी सेनाओं के साथ, ग्वालियर का सिंधिया था और बड़ा अच्छा उसके पास सेना थी, तो ही इन्वेडेड इलाहाबाद। इलाहाबाद में देखा तो ये थे, पता चल गया था उसे, बोले सर आप, बोले हाँ तो क्या बात है, बोले फिरंगियों की पेंशन पे जिंदा हो, लानत है, हम मर गए, कोई कमी थी हमें बताते। बोले अब क्या करें कि चलो दिल्ली, भाई दिल्ली में बहुत खतरनाक लोग हैं बट ही वॉज फोर्सिबली एस्कॉर्टेड फ्रॉम इलाहाबाद टू दिल्ली। उसने कहा भी, मिन्नत की, यार मैं तो यहीं ठीक हूं, दिल्ली में बहुत अनसेफ हो जाऊंगा, चारों तरफ से खतरे हैं, बट महाजी सिंधिया forced him to come back to Delhi, और उसकी बड़े शान शौकत से उसकी ताजपोशी गई है। अब लगा है कि हाँ कोई बादशाह बैठे। बोले अब हम जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो? ग्वालियर बोले यहीं रहो भाई, हम तो मारे जाएंगे, क्योंकि ये जो दोनों थे बदमाश, अभी भी ये हारे थोड़े ही थे, हारे थे बट दे वर स्टिल देयर, तो खतरे बहुत ज्यादा थे। महाजी सिंधिया बोले सर हमारे होते हुए आपका कोई बाल बाका नहीं हो सकता, अगर कुछ हो जाए तो हमें बता देना। भाई हो जाए तो क्या बताएंगे ठीक है। नजीबुद्दौला वॉज किल्ड, इमादुल मुल्क वॉज ऑल्सो फिनिश्ड, और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। दिल्ली वॉज कंपेरेटिवली सेफ, और ये जो थे महाजी सिंधिया अपने काम में बिजी हो गए, यहाँ वापस आ गए, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज नॉट वेल, आज वो ऑल वॉज नॉट वेल। क्या हुआ फिर? दिल्ली में नजीबुद्दौला का एक ग्रैंडसन था, ही वॉज गुलाम कादिर, ही कलेक्टेड हिज फोर्सेस, उसका बेटा था, पोता था, तो उसके पास भी सेनाएं थी। तो वंस अपॉन ए टाइम ही रिपीटेड a military raid on Delhi. Mughal emperor was captured and imprisoned and blinded. आंखें फोड़ दी, बिल्कुल सुए लगा दिए आंखों में, आंखें फोड़ दी, सुए पीछे निकाल दिए यहां से लेके, ठीक है। और फिर when Mahaji Sindhia came to know of this act, he repeated his invasion of Delhi. गुलाम कादिर वॉज चेस्ड, मेरठ में गांव में छिपा हुआ पकड़ा गया, ही वॉज गिवन द डेथ पनिशमेंट। बादशाह का इलाज कराया, अच्छे अच्छे डॉक्टर बुलाए। महाजी सिंधिया जो आर्मीज थी उनके साथ उनकी जो ट्रेनिंग थी फ्रेंच ऑफिसर्स ने की थी, और ही हैड द फैसिलिटी ऑफ द फ्रेंच डॉक्टर्स। खूब इलाज कराया, लेकिन वो अंधे ही रहे, वो कुछ हो नहीं पाया उनका। फिर वो गद्दी पे बैठ गए हैं, बोले सर कोई बात नहीं, गद्दी पे तो आप बैठे हो, सब हम देख ही रहे हैं। एंड देन बादशाह अगेन केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द मराठास। बिना बात तो कोई नहीं करता था, कोई ना कोई तो उसके लाभ होते थे। महाजी सिंधिया सॉट मैनी टेरिटोरियल बेनिफिट्स इन यूपी, ये जिला दे दो, अब हमें ये दे दो, ये दे दो, सब बिना किसी उसके कोई नहीं करता था। एंड देयर आफ्टर इन द कोर्स ऑफ, तो इलाहाबाद में ये 65 से और 72 तक रहे किस, और फिर 72 टू 1803 ये दिल्ली में रहे मुगलों, एक तरह से मराठों की दया पर। But when the British defeated the Marathas in the second Maratha war, Delhi was captured
Delhi was captured by the British, captured by the British in 1803. 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया. लॉर्ड लेक, द ब्रिटिश जनरल, इन 1803 कैप्चर दिल्ली. तो फिर एम्परर शाह आलम केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, और फिर से वो अंग्रेजों की उसमें आ गए. तो कभी अंग्रेजों के कंट्रोल में, कभी अवध के कंट्रोल में, कभी मराठों के कंट्रोल में, देन अगेन अंडर द कंट्रोल ऑफ द अवध इंग्लिश. तो इस तरह से ही डाइड इन 1806. मुगल एम्परर वॉज जस्ट लाइक ए पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश. और फिर उसके बाद जो नए एम्परर थे, अकबर सेकंड हु रूल्ड फ्रॉम 1806 टू 1837. अकबर सेकंड. तो अब इनकी पोजीशन कैसी होगी आप सब अंदाजा लगा सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम अकबर सेकंड was busy in his own problems, and he requested the British officers that his pensions should be increased. Rather than increasing his pensions, they were reduced, their benefits were reduced, his decorum was reduced. जो सैल्यूट किया जाता था, गन सैल्यूट दिया जाता, तोपों की सलामी दी जाती थी, वो धीरे धीरे कम कर दी गई. गवर्नर जनरल जो थे वो उनको उतना मान सम्मान नहीं देते थे. उन्होंने ये शिकायत इंग्लैंड भेजी कि मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, हम तो बादशाह हैं. तो बादशाह नाम के ही तो हो, समझ गए. तो ही डेप्यूटेड राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए. तो उन्होंने राम मोहन रॉय को एक लेटर दिया, उसमें शिकायतें थी कि आई डू नॉट गेट द ऑनरेबल ट्रीटमेंट फ्रॉम द ब्रिटिश ऑफिसर्स, माई पेंशंस हैव बीन रिड्यूस्ड, माई बेनिफिट्स हैव बीन रिड्यूस्ड, सो आई रिक्वेस्ट यू टू रिडीम माई बेनिफिट्स, पेंशंस एटसेट्रा. वो रिक्वेस्ट लेटर के साथ राम मोहन राय गए, क्योंकि राम मोहन रॉय की डेथ वहीं हो गई थी, वापस नहीं आए. तो उसका रिस्पॉन्स क्या रहा पार्लियामेंट का वो पता ही नहीं चला. इस तरह से इनकी डेथ हुई. एंड द नेक्स्ट एम्परर वॉज बहादुर शाह सेकंड, जफर, बहादुर शाह जफर, हु रूल्ड अप टू 1858. बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मेंबर ऑफ द मुगल रूलिंग फैमिली. बहादुर शाह सेकंड और जफर, ही वॉज एन उर्दू पोइट, उर्दू शायर थे. He was an Urdu poet. He participated in the revolt of 1857. बहादुर शाह participated in the revolt of 1857. अपनी मर्जी से नहीं, जबरदस्ती, क्योंकि उनका नाम जरूरी था. जो लोग विद्रोह करके आए थे मेरठ से, मेरठ में हुआ था ना विद्रोह शुरू, रिवोल्ट ब्रोक आउट इन मेरठ. तो जो लोग मेरठ से दिल्ली पहुंचे थे वो इसलिए आए थे कि हमें मुगल बादशाह की लीडरशिप मिलेगी, उसका नाम मिलेगा. उसके नाम में अभी भी मैजिक था. और जब वो एग्री नहीं कर रहे थे तो उन्होंने उन्हें फोर्स किया. दे फोर्स्ड हिम टू एग्री टू द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट. उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा. ब्रिटिश company was abolished and Mughal empire was also winded up. Mughal dynasty was also finished. और इस बादशाह पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया. किसका? देशद्रोह का. और मुकदमे के बाद इनको पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट तो नहीं दिया गया, काफ़ी एज थी इनकी, और इन्हें फिर देश निकाला देना ही उन्होंने बेहतर समझा. इन्हें रंगून भेज दिया गया. तो वहीं पर इनकी डेथ हुई. ठीक है. ही डाइड ओवर देयर इन 1862. 1862 में अंतिम मुगल बादशाह की डेथ रंगून में हुई. इनके अभी भी कब्र वहीं पर है और इनका स्मारक भी वहाँ कोई ज़्यादा बड़ा खास नहीं है. ठीक है. बट ही वॉज डेफिनेटली ए फ्रीडम फाइटर. ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर बाय डिफॉल्ट. ठीक है. कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग बना दिए जाते हैं कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास तो कोई, मैंने तलवार चलाई नहीं, कोई
आर्मी को मैनेज किया नहीं, कमांड किया नहीं, मेरे से तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, लेकिन नहीं, तुम आपको बनना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट। तो ज़बरदस्ती इन्हें लीडर बना दिया, इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। तो मुगल डायनेस्टी केम टू एन एंड, मुगल एम्पायर केम टू एन एंड इन नेम, अब नाम का ही चल रहा था तो वो खत्म हो गया। एंड ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड ओवर इंडिया डायरेक्टली, पहले कंपनी थी, अब ब्रिटिश शासन भारत में स्थापित कर दिया गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो मुगल डायनेस्टी का इस तरह से अंत हुआ। His sons, many of his sons were killed. हाँ, और पॉइंट ब्लैंक जब वो कैप्चर कर भी लिए गए थे लाल किले के आसपास चांदनी चौक में, सब पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार दिए गए थे। ब्रिटिश जनरल हॉडसन ऑर्डर देम टू बी किल्ड। ठीक है, तो बहादुर शाह सफर्ड, हिज फैमिली सफर्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कुछ भी कहो, ही वॉज ए मार्टिर, वो देश भक्त थे और देश के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। ठीक है ना, हिज कंट्रीब्यूशन इज ग्रेट, ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर। ठीक, अच्छा, तो ये है मुगल एम्पायर का पतन, डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन, डिके ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का तो पहले ही पतन हो गया था, मुगल डायनेस्टी कंटिन्यू करती रही आफ्टर 1760, उसका भी पतन इस तरह से हो गया। ठीक है, तो मुगल एम्पायर लिखिए, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, continued for a long period of time. This decline and disintegration was caused, this decline and disintegration was caused by a number of factors and forces. इन्हें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड फोर्सेस, मोस्ट ऑफ द डैमेज, मैक्सिमम डैमेज टू द मुगल, maximum damage to the Mughal Empire was dealt, maximum damage to the Mughal Empire was dealt by the Mughal officers. Maximum damage to the Mughal Empire was caused by the Mughal officers, and rest by the other opportunistic elements, rest by the other opportunistic elements. This decline in its effect, created the conditions of political disintegration, created the conditions of political decentralization, of a very extreme nature, decentralization of very extreme nature. A number of states emerged, no need to repeat it, a number of states emerged, though these states were well managed, though these states were properly
managed and administered properly managed and administered, comma, this was done on the pattern more or less, this was done on the more or less on the pattern of the Mughal administration, pattern of the Mughal administration and economy. So लिख लिया यहाँ तक, समझ में आ रहा है ना? So the political economy, so the political economy of the kingdoms, political economy of the kingdoms was beset, B-E-S-E-T, was beset, B-E-S-E-T, beset with the problems, beset with the problems which were there with the Mughal system. So these states more or less suffered from the military weaknesses, suffered due to the military weaknesses, financial problems, and the courts of these states, जैसे अवध का कोर्ट कहाँ था? लखनऊ कोर्ट, दरबार जो थे, courts of these states, just like those of the Mughals, just like that of the Mughals were divided among different factions. So the states, newer states emerged within the states. So newer states emerged, और भी ज़्यादा राज्य. So the newer states, newer, N-E-W-E-R, newer states emerged within the states, and this political fragmentation provided a suitable context for the European operations. In this sense, ये मैंने कुछ पॉइंट्स बहुत शॉर्ट में लिखवाए हैं, आपको समझ में आ गया हो पॉइंट तो आप एग्जाम्पल उसमें डाल सकते हो कोई भी, ठीक है? सो वी कैन से क्या है, in this sense we can say, so in this sense we can say that the 18th century spectacle of India, spectacle, S-P-E-C-T-A, spectacle, P-T-C-A-C-L-E, spectacle of India was that of a fragmented
polity was that of a fragmented polity. Fragmented polity, which means several kingdoms. Which means several kingdoms with their own agendas, and focus on the localism, focus on the political localism were ill-suited, were ill-suited to face the European powers, were ill-suited to face the European powers. एक इसी तरह का क्वेश्चन आया था मेंस में, ये उसका आंसर है, देख लेना, 2-3 साल पहले आया था, 2-3 साल पहले एक मेंस में एक क्वेश्चन आया था, फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल सिस्टम। तो उसमें आप एग्जाम्पल कहाँ दोगे, जहाँ है तो उसमें या ये एग्जाम्पल डाल सकते हो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, ये ऑफिसर्स थे, ये मुगलों के ही ऑफिसर्स थे। हाँ, तो वो भाई आपस में इनमें कोई एका नहीं था, सब अपने एजेंडा के हिसाब से काम कर रहे थे। दे यूज्ड टू फाइट अमंग देमसेल्व्स। इंडिया वाज नॉट ए नेशन, हमें नेशनल फीलिंग नहीं थी। ब्रिटिश यूज देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इजीली। राज्यों में भी, दरबारों में गुट बन गए और गुट अंग्रेजों को सपोर्ट करने लगे। मुख्य राजा के खिलाफ कई गुट बन जाते थे। तो ब्रिटिश गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द इंटरनल फैक्टर्स। तो मुगलों के ही बच्चे थे सब, वही फॉर्मेट था। साइको टाइप वॉज द सेम, सोशल टाइप वॉज द सेम, पॉलिटिकल टाइप वॉज द सेम, एंड इकोनॉमिक टाइप वॉज द सेम। कुछ भी अलग नहीं था। ब्रॉडली स्पीकिंग नथिंग वॉज डिफरेंट। थोड़े बहुत लोकल वेरिएशंस थी। कुछ किंग्स काफी कॉम्पिटेंट थे, दोज हु आर द फाउंडर्स ऑफ द स्टेट्स, बट लेटर किंग्स ऑफ दीज स्टेट्स लाइक हैदराबाद, दे वर आल्सो नॉट एबल एंड कॉम्पिटेंट टू कीप कंट्रोल ओवर द फैक्शंस। तो जो फैक्शन फाइटिंग वहां थी दिल्ली में, वो सब उसी तरह की पॉलिटिक्स हर राज्य में थी। राजपूताना में 27 राज्य थे, but they were divided not only among themselves but also internally. For example, in Mewar state itself, there were several contenders. So they could not act, they could not form a united front first against the Marathas and thereafter against the British. बल्कि इन राज्यों के जो राजा थे, अंग्रेजों को बुला बुला कर ले जाते थे, सब हमारे यहां जाओ, सबको दिया है आपने, मतलब सबका कब्जा कर लिया, हमारे यहां भी आ जाओ। ये स्थिति थी। ईस्ट पंजाब, प्रेजेंट डे हरियाणा, द किंगडम्स ऑफ कैथल, जींद, अंबाला, ये जो राज्य थे, दिल्ली में अंग्रेजों को बुला कर ले गए 1805 में। दिल्ली में आए, नाक रगड़ी, साहब हमारे यहां चलो, पैसे लगेंगे इसमें, बोले हमें सिक्योरिटी कवर दे दो, तो बुला बुला के ले जाती थी। इसका मतलब देयर वाज नो, इंडिया वाज नॉट ए सॉलिड सोसाइटी। ठीक है, तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम along with the social issues, along with the military weaknesses, along with the lack of awareness about themselves, their country, their people, their resources, अंग्रेजों ने हमारी ही जूती हमारे ही सिर पर मारी। वो कहीं से बाहर से रिसोर्स नहीं लाए थे, यहीं से रिसोर्स मिले उन्हें।
यहीं के रिसोर्सेज यहीं के लोगों के खिलाफ यूज किए गए। तो देयर इज नो बेटर एग्जाम्पल of such type in the other areas of the world. British colonization in India was very interesting, is a very interesting study. इसलिए establishment of the British rule is a very interesting topic. कि कैसे हो गया आखिर मुट्ठी भर लोगों ने इतने बड़े देश पर जिसमें मिलियंस मिलियंस लोग रहते थे उस पर कैसे कब्जा कर लिया। तो आंसर टू दिस ले इन द कंडीशंस ऑफ द 18th सेंचुरी। ठीक है, अब मैं आपको एक काम देता हूं और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, जब तक आप कोऑपरेट नहीं करोगे, कोऑपरेट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कर रहे हो कि नहीं करोगे, तो अच्छी जानकारी के लिए और अच्छी तरह से समझ डेवलप करने के लिए एक काम करो कि मैप लो, इंडिया का मैप लो, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ले लो और उसमें रिवर्स को स्केच करके और जो प्लेसेस हैं खास तौर पे उन प्लेसेस को ड्रॉ करना शुरू करो, रोज प्रैक्टिस करो उसकी। मैप दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नेट पे मिल जाएगा। तो जो प्लेसेस हैं उसमें ये देखो कि अवध की किंगडम में कौन कौन से सिटीज हैं, अवध की किंगडम कहाँ है, बंगाल बिहार उड़ीसा में कौन कौन से सिटीज हैं, कौन कौन सी रिवर्स के किनारे हैं, वो कोस्टल लाइन पे कौन कौन से सिटीज हैं। तो पूरे इंडिया के मैप पर आप बहुत सारे ऐसे बना लो, इसकी प्रैक्टिस करो। तो जैसे ही मैं बोलूँगा सालसेत तो आप पहुंच जाओगे बम्बई के पास है, बासीन बोलूँगा तो आपको ये नहीं, भाई जब मैं कहता हूँ कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद तो आप पहुंच गए ना इलाहाबाद संगम में, बताने की जरूरत नहीं। लखनऊ, मैं कहूँ लखनऊ, अवध, तो आप फौरन लखनऊ में आपका ध्यान जाना चाहिए। ये पटना, पटना कहाँ है, फैजाबाद कहाँ है, रोहिलखंड कहाँ है, बरेली उनकी कैपिटल थी, आंवला थी पहले, फिर बरेली हो गई, फर्रुखाबाद कहाँ है। तो जैसे ही मैं कहूँ फटाफट आपका ध्यान वहां चला जाना चाहिए। तो उससे क्या है, इट विल डेवलप, इट विल गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हवा में कोई इतिहास नहीं होता, जमीन पे ही तो हुआ ना सारा खेल। और जमीन अगर नहीं है तो फिर आप इतिहास की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं, रटने की चीज नहीं है ये, फिर आपको दिमाग में इसको अपने आप ही वो चीजें आ जाएंगी, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन कौन से प्लेसेस करने हैं लिखते चले जाओ, रफ में अपने आप मैप बनाओ, आउटलाइन देखते रहो और अपने आप मैप ड्रॉ करना शुरू करो इंडिया का। दो चीज उसमें ज्योग्राफी में मदद मिलेगी आपको। हाँ ठीक है, अपने आप मैप ड्रॉ करो, रिवर्स ड्रॉ करो और उन पे प्लेसेस देखो, उन पे प्लेसेस ट्रेस करो, डेली प्रैक्टिस करो ये। ठीक, प्लेसेस हैं जो आपको करने हैं, बॉम्बे, बॉम्बे, मद्रास, अभी तो ऐसे ही लिख लो आप, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, भागलपुर, मुंगेर, मुंगेर, पटना, पटना, इलाहाबाद, इलाहाबाद, कड़ा, KARA कड़ा, लखनऊ, लखनऊ, फैजाबाद, फैजाबाद, अयोध्या, लखनऊ, फैजाबाद, फिर बनारस कर लो, बनारस, बनारस, ठीक है, बनारस, भदोही, भदोही, BHADOHI, भदोही,
भदोही, दिल्ली, ऐसे ही लिख लो, दिल्ली, पानीपत, पानीपत, दिल्ली, पानीपत, सरहिंद, सरहिंद। जो बंदा बहादुर था ना, उसने हरियाणा के क्षेत्र में बहुत भारी पैमाने पर मारकाट मचाई थी पहले मुगलों के सारे सिस्टम को। और सरहिंद का एक फौजदार था जो बहुत बदनाम था, जिसने जिसने गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहिबजादों को, दो बच्चे थे उनके जो बच गए थे, उनको दीवार में चुनवा दिया था, मार दिया था। तो सरहिंद की बड़ी फेमस लड़ाई थी। मुगलों की तोपों के सामने सिखों ने केवल तलवारों के बल पे ये लड़ाई जीती थी, सब मारे गए थे सब। तो सरहिंद की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सरहिंद, सरहिंद, लोहगढ़, लोहगढ़, सरहिंद, लोहगढ़, पानीपत, करनाल, करनाल, अंबाला। अंग्रेजों ने बाद में अंबाला कैंट बना दिया था, अंबाला में अपनी कैंटोनमेंट सेटअप कर दिया था। ठीक है, अंबाला, लुधियाना, लाहौर, अमृतसर, लाहौर, अमृतसर, मुल्तान, लाहौर, अमृतसर, मुल्तान, मुल्तान, काबुल, कंधार, कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, कारगिल। पता है ये सब क्षेत्र कश्मीर में किसने मिलाए थे? हु इज द मेकर ऑफ मॉडर्न कश्मीर? आधुनिक महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने उस जमाने में बर्फ से ढके हुए लेह लद्दाख, द्रास, कारगिल, उस पूरे सेक्टर्स पर अधिकार किया था। जो POK है वो पूरा क्षेत्र इनके कब्जे में था पहले। बड़ी सेवा थी उनकी ये। जो एरिया जो अक्साई चिन का है वो भी महाराजा रणजीत से नहीं छीना था, चाइनीज से। ठीक है, और इसके बाद फिर सिंध, हैदराबाद, सिंध में हैदराबाद है एक, हैदराबाद साउथ का भी है, एक सिंध में भी है। हैदराबाद, खैरपुर, खैरपुर, KHAIRPUR, खैरपुर, मीरपुर, खैरपुर, मीरपुर। ठीक है, अब आ जाते हैं जोधपुर, जोधपुर, आमेर, AMBER, आम्बेर, आम्बेर, जयपुर के पास है ना, जोधपुर, आम्बेर, आम्बेर, जयपुर, बीकानेर, बीकानेर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, अहमदाबाद, अहमदाबाद, सूरत, अहमदाबाद, सूरत, ब्रोच, भरोच को कहते हैं, भरोच, ब्रोच, BROACH, ब्रोच, ब्रोच, कैम्बे, खंबात, कैम्बे, अहमदाबाद, सूरत, ब्रोच, कैम्बे, CAMBAY, कैम्बे। ये चार प्लेस काफी इंपॉर्टेंट है। सरखेज, सरखेज गुजरात में, सरखेज, SARKHEJ, सरखेज। सरखेज वॉज द सेंटर ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। यहाँ के आसपास के क्षेत्रों से में नील की खेती बहुत होती थी और कंपनियों के जो नुमाइंदे थे, एजेंट्स थे, यहाँ से इंडिगो की सप्लाई लेते थे। बयाना, बयाना नियर भरतपुर, बयाना, BAYANA, बयाना, आगरा। They were also known for indigo supply. बयाना, आगरा,
अलीगढ़, अलीगढ़, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद फिर आ जाते हैं बॉम्बे, हो गया। अब और आ जाए सालसेत, सालसेत, बाशिन, सालसेत, बाशिन, दीव, 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 दमन, 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 गोवा, गोवा, मैंगलोर, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टम, श्रीरंगपट्टम, श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान की राजधानी थी, मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। इधर कोचिन लिख लीजिए, कोचिन, कोचिन, कन्नूर, कन्नूर, KANNUR, केरला में कोचिन, कन्नूर, KANNUR, कन्नूर, कन्नूर को केन्नानौर कहते थे अंग्रेज, केन्नानौर, केन्नानौर, कोचिन, कन्नूर, कन्नूर, कोचिन, कन्नूर, त्रिवेंद्रम और तिरुवनंतपुरम, 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 कालीकट, कालीकट, ठीक है, कालीकट। फिर ईस्ट कोस्ट पे आ जाइए, मद्रास के आसपास, ठीक है। इसमें कडलौर, कडलौर, CUDDALORE, कडलौर, पौंडीचेरी, CUDDALORE, Cuddalore was a port south of Chennai, south of Pondicherry, Cuddalore, पौंडीचेरी, कडलौर, और मद्रास हो ही गया, नेगापट्टम, 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 पट्टम, पुलिकट, 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 मसूलीपट्टम, मसूलीपट्टम, आंध्रा में, पुलिकट, मसूलीपट्टम। पुलिकट कहाँ है बताइए, क्या है पुलिकट? बिल्कुल सही है, वो कोस्ट पे, कोस्ट से लगा हुआ है क्या पुलिकट? पुलिकट एक लेक है। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पुलिकट? जियोग्राफी का क्वेश्चन, हिस्ट्री का भी आएगा। पुलिकट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है आज भी, बोलो? वो ठीक है, वो अलग चीज है। स्ट्रेटेजिक, वो तो ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस हुई ना इसकी। और क्या है पुलिकट? श्रीहरिकोटा जो है हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर इज एन आइलैंड इन द लेक पुलिकट। पुलिकट वॉज ए डच हेडक्वार्टर, डच कंपनी का हेडक्वार्टर था। बाद में करेंगे इन्हें सबको, पहले इन्हें लिख लीजिए मैप पर, इनको इनसे जान पहचान बनाइए थोड़ी सी, इन प्लेसेस से। एक एक करके होगा ये, धीरे धीरे नहीं होगा, मतलब एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे 10-15 दिन में यू विल बी वेल वर्स विद ऑल दीज। तो उनके बारे में 2-2 लाइन लिख लीजिए सबके बारे में, ठीक है। पुलिकट, नेगापट्टम, मसूलीपट्टम, मसूलीपट्टम, पोर्टो नोवो, पोर्टो PORTO, पोर्टो नोवो, पोर्टो नोवो, पोर्टो नोवो, हैदराबाद, हैदराबाद, बीजापुर, बीजापुर, गोलकोंडा, हैदराबाद, बीजापुर,
गोलकुंडा, गोलकुंडा, नॉर्दर्न सरकार्स, नॉर्दर्न सरकार्स, नॉर्दर्न सरकार्स, सरकार कहते हैं डिस्ट्रिक्ट को, नॉर्दर्न सरकार्स ऑफ उड़ीसा, नॉर्दर्न सरकार्स, सरकार्स, ठीक है, समझ गए। पुरी, पुरी, गंजम, भुवनेश्वर, पुरी, गंजम, भुवनेश्वर, और सेंट्रल एरियाज में मांडू, आशीरगढ़, मांडू, आशीरगढ़, ASIRGARH, आशीरगढ़, आशीरगढ़, बुरहानपुर, बुरहानपुर, विदिशा, उज्जैन, विदिशा, उज्जैन, नागपुर, नागपुर, ग्वालियर, झांसी, कालपी, KALPI, कालपी, ठीक है। ये आपको लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा संख्या बता दी सर ने, तो ये कैसे करेंगे, ये आराम से हो जाएगा। मुझे तो वैसे ही याद है, आपको भी हो जाएगा, आपका दिमाग बिल्कुल नया है, हमें तो बहुत सारे झंझट हैं, आपको तो बिल्कुल फ्रेश माइंड है, बिल्कुल ताज़ा भी यूज ही नहीं हुआ। ताज़ा माइंड, फ्रेश माइंड्स जो होते हैं उनमें चीज़ें जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। और एक इसे ऐसे करिए, एक एरिया ले लीजिए पहला ये, और प्लेसेस को कोरिलेट कीजिए कि सूरत के ऊपर क्या है, कैम्बे है, ब्रोच है, ब्रोच सूरत के नीचे है, सालसेत बासीन और नीचे हैं, बॉम्बे बीच में है इनके, कल्याण है बॉम्बे के पास, ठाणे है, अब तो बॉम्बे का ही पार्ट हो गया, ठाणे बॉम्बे के आसपास ही है, सतारा, सतारा जहाँ पे कोल्हापुर रह गए कुछ प्लेसेस, तो आपको मैप्स मिल जाएंगे, मैप्स NCERT मिल जाएंगे, उन मैप्स को लेके रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करो, और इन प्लेसेस के बारे में आप दो दो तीन तीन लाइन अपने नोट्स बना लो, दो दो तीन तीन लाइन में, ठीक है। और वो सफिशिएंट होंगे, बहुत सारे फैक्ट्स उनमें कवर हो जाएंगे, वो मोर देन सफिशिएंट होंगे। और इनकी प्रैक्टिस, एक रीजन ले लो, फिर ये वाला कोस्ट ले लो, फिर ये वाला कोस्ट ले लो यहाँ से यहाँ तक, फिर ये सेंट्रल एरिया ले लो, फिर ये ले लो, एक एक करके, फिर ये ले लो, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो एक दिन ये करो, दूसरे दिन ये करो, तीसरे दिन ये करो, चौथे दिन ये, पांचवें दिन, इस तरह से करके फिर रिपीट करो इन्हें, तो सब याद हो जाएंगे, और हिस्ट्री में कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा आपका। जब हम कोई शब्द बोलेंगे, कोई प्लेस का नाम लेंगे, फटाफट आप पहुंच जाएंगे। अभी मैं कहूँ कि मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद वॉज फाउंडेड बाई मुर्शिद कुली खान, इट वॉज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ कैलकाटा। और भी इसमें है, चंद्रनगर है, चंद्रनगर पता चल जाएगी आपको, चंद्रनगर नियर कैलकाटा, चंद्रनगर नियर कैलकाटा, चिंसूरा नियर कैलकाटा, चिंसूरा नियर कैलकाटा, ये डच सेंटर था चिंसूरा, डचों का केंद्र था हुगली पर, कलकत्ता के बिल्कुल लगा हुआ था, 10-5 किलोमीटर चिंसूरा। चंद्रनगर वॉज ए फ्रेंच सेंटर, चंद्रनगर वॉज ए फ्रेंच सेंटर, प्लासी, बहुत सारे प्लेसेस मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और मुझे संडे के बाद, संडे आपको मिलेगा, संडे को ये मैप दिखाने शुरू करो, बना के लाओ, खूब देख के करो प्रैक्टिस, देख देख के बनाओ, देख देख के उसमें एक फेयर में आप इन सब प्लेसेस को प्लॉट करके, एक में नहीं आएंगे वो सारे, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कई मैप बनाओ, एक एक रीजन वाइज बनाओ, ये कुछ प्लेसेस एक में पूरे इंडिया से,
कुछ प्लेसेस दूसरे में, कुछ प्लेसेस तीसरे, इस तरह से मैप बनाओ और उनको लिख के लाओ, 2-2 पॉइंट या 2-2 3-3 लाइन उस हर एक प्लेस पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये तैयारी हमारी बहुत काम हो जाएगा हमारा। ठीक, अच्छा, अब हम इसमें एक तो रिमेनिंग जो हमारा जो टाइम है आज के लेक्चर में, विल टेक अप द ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्मॉल किंगडम्स। जैसे राजपूताना में कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एक सवाई जयसिंह था, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। विल टेक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिख्स, मराठाज, हैदर अली, टीपू सुल्तान। सिख हिस्ट्री, मराठा हिस्ट्री, हैदर अली, टीपू सुल्तान एंड द स्टेट्स ऑफ ट्रेवनकोर कोचिन। पिछले कुछ दिनों से ट्रेवनकोर कोचिन पर एक क्वेश्चन नहीं आया है। वहाँ के जो सबसे ज़्यादा मॉडर्नाइज जो स्टेट इंडिया में था वो ट्रेवनकोर कोचिन का स्टेट था। वहाँ के कई राजा हुए राम वर्मा के नाम से, तो कोई पेंटिंग में इंटरेस्ट था, किसी का डांस में इंटरेस्ट था, कोई कंपोजर था, म्यूजिक बहुत अच्छा था, स्वाति तिरुनाल, राजा राम वर्मा। ये उस समय न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे विच यूज टू बी पब्लिश्ड इन लंदन। वॉशिंगटन में जो न्यूज़पेपर निकलते थे ये लोग पढ़ते थे। दे वर वेल वर्स्ड, फ्लुएंट इन इंग्लिश, एंड the state of Travancore became one of the most modernized, बल्कि most modernized state in India. और second most modernized state was वडोदरा. Second modernized state was वडोदरा in India. बहुत रिसोर्सफुल स्टेट्स थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर चले और इन्होंने कल्चर को बहुत प्रमोट किया। ठीक है, तो इन राजाओं के बारे में बताएंगे और कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में आपको इंडिकेट करेंगे। और आपको जो करना है, जो कल करके लाना है, वो पूरा एक तो मैप का शुरू कर दो आप। ये एक दिन में नहीं होगा, आधा घंटा 15 मिनट उसको दो, धीरे धीरे वो आपके दिमाग में आना शुरू हो जाए। और दूसरा काम ये करना है कि जो कल्चर का पोर्शन उसमें दिया हुआ है पहले चैप्टर में, उसकी रीडिंग करनी है। 18वीं सेंचुरी को हम किस उसमें देखें, 18वीं सेंचुरी में पूरा डिक्लाइन हुआ या हमारी कल्चर की ग्रोथ हुई, कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ द 18वीं सेंचुरी क्या था, वो एक रीडिंग लगा दीजिए, फिर भी उसे समझाऊंगा आपको। ठीक है, समझ गए? तो एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं सिखों की हिस्ट्री, मराठों की हिस्ट्री और हैदर अली और टीपू सुल्तान।